हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शेखावत की कोचिंग क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान का भौतिक भूगोल जो अपना नया चैप्टर है, इससे पूर्व वाले चैप्टर में अपन ने राजस्थान का एक परिचय ये पूरा कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल का अर्थ ये है कि राजस्थान को भूगोल की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो अपन चर्चा करें कि एक भूगोल की दृष्टि से एक क्षेत्र विशेष में जो जो विशेषताएं होनी चाहिए वो सारी विशेषताएं राजस्थान में मौजूद हैं। जैसे राजस्थान में रेगिस्तान भी है, तो दूसरी तरफ उपजाऊ मैदान भी है। ठीक है, तीसरा भाग यदि हम बात करें तो राजस्थान में पर्वत श्रृंखला भी है, और चौथा जो चर्चा करेंगे अपन राजस्थान में क्या है, पठार भी मौजूद है। ठीक है, यह है राजस्थान के चार भौतिक भाग। ठीक है, रेगिस्तान, उपजाऊ मैदान, पर्वत और पठार। अब क्या क्या नाम है इनके देखो। जो पहला भाग है अपना उसको बोलते हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। क्या बोल देते हैं, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। उपजाऊ जो मैदान है इसको बोल देते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। तीसरा जो भाग है पर्वत, और नाम क्या है, अरावली पर्वतमाला, जो कि कहां स्थित है, राजस्थान के बिल्कुल मध्य में स्थित है। पठार की चर्चा करें अपन तो पठार राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी दिशा में, इसका नाम है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। यह है राजस्थान के चार भौतिक विभाग। ठीक है, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं जो राजस्थान का पहला भाग है, रेगिस्तानी भाग। नाम है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसकी चर्चा करें अपन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, क्या है, यहां पर रेगिस्तान है। क्या है, रेगिस्तान। और रेगिस्तान का नाम आप सब जानते होंगे, कौन सा रेगिस्तान है, थार का रेगिस्तान। ठीक है, पहले अपन थार के रेगिस्तान की चर्चा कर लें। थार का जो रेगिस्तान है ये प्राचीन काल में यहां पर कौन सा महासागर था, तेथिस महासागर। इसी तेथिस महासागर का अवशेष क्या है राजस्थान में, थार का मरुस्थल। तेथिस महासागर कैसे है राजस्थान में, वो भी सुनो ध्यान से। एक अपन अलग हटकर के चर्चा करते हैं यहां। जैसे पूरी पृथ्वी आज से लगभग 11.7 अरब वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 11.7 अरब वर्ष पहले ये पृथ्वी है वो सूर्य से अलग हुई थी। जाहिर सी बात है, अपन सब जानते हैं कि आग का गोला थी, ये भी सूर्य की तरह। जैसे जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी बढ़ती गई, तापमान कम हुआ। तापमान कम होने के कारण पृथ्वी है वो ठंडी होती चली गई। अब ठंडी हुई तो उसके वायुमंडल में क्या बनी, भाप बनी, और भाप से क्या बना, पानी बना। तो पृथ्वी में जिन स्थानों पर गहरे खड्डे थे वहां पर तो क्या बन गए, महासागर बन गए। क्या बन गए, महासागर। जहां पर ऊंचे टीले थे वहां पर क्या बन गए, आइलैंड बन गए। आइलैंड बन गए। भूगोल में यदि आपने सबने सुना हो तो एक नाम आता है वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत।
इसने कहा था कि पूरी पृथ्वी दो भागों में विभाजित है। जो ऊंचे टीले वाला भाग था उसको नाम क्या दिया गया? पेंजिया। और जो पानी वाला भाग था उसको क्या नाम दिया गया? पेंथालासा। समझ आ गई बात? जल वाला भाग अपन इसकी चर्चा कर लें। यही कालांतर में किस नाम जाना गया? टेथिस महासागर। या हम यूं कहते हैं इस पेंथालासा महासागर का एक भाग क्या था? ये टेथिस महासागर। क्यों अलग कैसे हुआ है ये भी समझना ध्यान से। पेंजिया महाद्वीप कुछ पृथ्वी में ऐसे भू आकृतिक परिवर्तन हुए कालांतर में, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे पृथ्वी में कुछ ऐसे परिवर्तन आए जिनके कारण ये पेंजिया महाद्वीप दो भागों में विभाजित हो गया। एक महाद्वीप दी ग्रेट अफ्रीकी आइलैंड और दूसरा भाग है गोंडवाना आइलैंड। क्या नाम है? गोंडवाना आइलैंड। ठीक है, अब चर्चा करते हैं अपने अफ्रीकी आइलैंड से। तो अपने को कोई मतलब नहीं है क्योंकि अपना भारत कौन से आइलैंड में स्थित है? इस गोंडवाना आइलैंड में स्थित है। ठीक है, तो अपन को इससे मतलब गोंडवाना आइलैंड में से ही अपने भारत स्थित है। और अपना जो एशिया महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप भी कौन से महासागर से बना था? इसी गोंडवाना आइलैंड से ही बना। आगे चर्चा करें अपन इस टेथिस महासागर का अवशेष तो क्या है राजस्थान में? ये थार का मरुस्थल। और जो गोंडवाना आइलैंड है इसका अवशेष क्या है राजस्थान में? अरावली पर्वतमाला। इसलिए अपन यहां पर ये कह सकते हैं कि पूरे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला क्या है? कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। राजस्थान की नहीं, भारत की नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। वलित का अर्थ ये हुआ घुमावदार, टेढ़ी मेढ़ी, कटी फटी, उसको अपन क्या बोलते हैं? वलित पर्वतमाला बोलते हैं। ठीक है, अब इस थार के मरुस्थल के बारे में और चर्चा करें अपन। ये तो बात हो गई कि थार का मरुस्थल है वो किसका अवशेष है। तो जाहिर सी बात आपने जान लिया यहां पर कि टेथिस महासागर का अवशेष है। अब देखो ध्यान से, महासागरीय पॉइंट इससे टेथिस में सॉरी थार के मरुस्थल के बारे में चर्चा करने से पहले अपन जो ये मरुस्थलीय भाग है इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी मैं आपको दे देता हूं। यहां पर समझ आएगा कैसे? जैसे इस भाग का क्षेत्रफल कितना है? यहां जनसंख्या कितनी निवास करती है? यहां वर्षा कितनी होती है? यहां की मिट्टी कैसी है? ठीक है, अब देखो यहां पर क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? 61.11%। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि राजस्थान के लगभग 2/3 भाग पर क्या स्थित है? क्या स्थित है? ये रेगिस्तान है स्थित है। यानी मरुस्थलीय भाग है वो कितने भाग पर स्थित है? 2/3 भाग पर स्थित है। जनसंख्या राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% भाग यहां पर निवास करता है। वर्षा यहां पर 20 से 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है। कितनी होती है? 20 से 50 सेंटीमीटर के आसपास यहां पर वर्षा होती है। अब एक चर्चा कर लें अपन और मिट्टी के बारे में। तो मिट्टी अपन सब जानते हैं, यहां पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है? रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। 61.11% क्षेत्रफल कितना है इसका? मरुस्थलीय भाग का 61.11। और रेगिस्तान अपन ने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि रेगिस्तानी भाग में कौन सा मरुस्थल है? अपना थार का मरुस्थल। ठीक है, अब देखो यदि हम 61
61.11% टोटल है तो इस थार के मरुस्थल का ही, लेकिन चर्चा यहां पर यह है कि मूलतः जो मूल थार का मरुस्थल है उसका भाग तो राजस्थान में कितना है, 58% है। जो मूलतः थार का मरुस्थल है उसका भाग तो कितना राजस्थान में 58% है। ऊपर वाला जो 3.11% भाग है, ऊपर वाला 3.11% जो भाग है वो इस थार के रेगिस्तान का क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। धीरे धीरे इसका आगे विस्तार हो रहा है। ये तो चाहे हम राजस्थान का सौभाग्य कहें या कुछ भी कहें, सौभाग्य कह सकते हैं अपन यहां पर कि ये तो राजस्थान के बिल्कुल बीचों बीच से अरावली पर्वतमाला है, वरना राजस्थान अब तक पूरे इस रेगिस्तानी भाग में ही शामिल हो जाता। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं। 33 महासागर थार का मरुस्थल विश्व का, ध्यान से सुनना, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या और जैविक विविधता वाला मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है, जैविक विविधता वाला मरुस्थल। सबसे अधिक जनसंख्या और सबसे अधिक जैविक विविधता। जैविक विविधता मतलब अनेक प्रकार की वनस्पतियां, जीव जंतु, वो सबसे अधिक कौन से मरुस्थल में पाए जाते हैं, इस थार के मरुस्थल में पाए जाते हैं। जनसंख्या की बात करें यहां पर, तो यहां का जो जनघनत्व है वो है 103। जनसंख्या घनत्व कितना थार के मरुस्थल का, 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, थार का मरुस्थल। उसके बाद इस मरुस्थलीय भाग की अपन अन्य चर्चा करेंगे। देखो, जो मरुस्थलीय भाग है उस मरुस्थलीय भाग को अपने संरचना के आधार पर, किसके आधार पर, संरचना के आधार पर 3 भागों में विभाजित करते हैं। संरचना के आधार पर कितने भागों में विभाजित करते हैं, 3 भागों में। पहला मरुस्थल नाम है हम्मादा। कौन सा मरुस्थल है, हम्मादा, जिसका दूसरा नाम है चट्टानी मरुस्थल। नाम से स्पष्ट है, इस भाग में क्या है, केवल पत्थर से बनी हुई कठोर चट्टानें स्थित है। नंबर 2 भाग आता है पथरीला मरुस्थल, जिसको अपन कहते हैं इर्ग। क्या बोलते हैं, इर्ग बोलते हैं। पथरीला मरुस्थल नाम से स्पष्ट है कि पूरे भाग में क्या है, केवल कंकरीली भूमि है, यानी छोटी मोटी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और साथ साथ में पूरी भूमि में क्या फैले हुए हैं, पत्थर और छोटे छोटे कंकड़ फैले हुए हैं। तीसरा जो भाग है रेतीला मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, रेतीला मरुस्थल, इसे बोलते हैं रेत। क्या बोलते हैं, रेत। ये है रियल तौर पर, जो तीसरा भाग है रेतीला मरुस्थल, ये है रियल तौर पर यानी वास्तविक मरुस्थल। वास्तविक जो मरुस्थल है वो कौन सी भाग में है, इस तीसरे भाग में, यानी रेतीला मरुस्थल। इसी कारण ये जो तीसरा भाग है इसको अपन क्या बोलते हैं, महान मरुभूमि कहते हैं। क्या कहते हैं, महान मरुभूमि कहते हैं। ये तो बात हो गई संरचना के आधार पर इस रेगिस्तानी भाग को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। हम्मादा मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल और रेतीला मरुस्थल। हम्मादा को चट्टानी भाग कहते हैं, पथरीला को इर्ग कहते हैं, रेतीला को क्या कहते हैं, रेत कहते हैं। रेतीला चूंकि वास्तविक मरुस्थल है, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, महान मरुभूमि के नाम से जाना जाता है। ये तो बात हो गई संरचना के बारे में। अब अपन चर्चा कर लेते हैं जलवायु।
भागों में बांटा गया है इसको। एक तो 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, सॉरी 25, और दूसरी है 20 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये जो भाग है इसको तो बोलते हैं अपन उत्तरी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तरी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसको बोलते हैं राजस्थान बामेड़। क्या बोलते हैं इसको? राजस्थान बामेड़। यहां पर एक चीज समझने योग्य, ध्यान से सुनना इस चीज को, जो मैं अभी लाइन बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना। देखो, जलवायु के आधार पर इस पूरे भाग को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी? एक तो 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, एक है 20 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ठीक है, पूरे भाग को दो भागों में विभाजित कर रही है। अब प्रश्न यहां पर यह पूछा जाता है आपसे कि कौन सी वर्षा रेखा, ध्यान से सुनना, कौन सी वर्षा रेखा इस मरुस्थलीय भाग को दो भागों में विभाजित करती है? तो कौन सी बताओगे आप? कौन सी बताओगे भाई? एक तो है 0 से 20 और दूसरी है 20 से 50। तो यहां पर कौन सी होगी रेखा? कौन सी होगी? 20 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो इस मरुस्थलीय भाग को दो भागों में विभाजित करती है। 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पूरे मरुस्थलीय भाग को दो भागों में विभाजित करती है। एक लाइन तो ये है, समझाएगी बात। दूसरी लाइन ये है, ये जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इस मरुस्थलीय भाग को शेष राजस्थान से अलग करती है। किससे अलग करती है? शेष राजस्थान से अलग करती है। ध्यान से सुनना, दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तो क्या करती है? इस मरुस्थलीय भाग को ही दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, इसके अलावा 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो इस मरुस्थलीय भाग को शेष राजस्थान से क्या करती है? अलग करती है। तो एक प्रश्न पूछ दिया जाए कि मरुस्थलीय भाग को शेष राजस्थान से अलग करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? तो कौन सी बताओगे? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। समझ आ गई बात? ये है अपनी जो थार का मरुस्थल है उसके भाग और इसके उप भाग। ठीक है, अब इस थार के मरुस्थल की, यानी ये जो मरुस्थलीय भाग है, इसकी कुछ अन्य विशेषताएं हैं, वो अन्य विशेषताओं में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखो, सबसे पहली विशेषता तो है इस रेगिस्तानी भाग की कि यहां पर क्या पाए जाते हैं? स्तूप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, स्तूप वैसे तो बहुत सारे हैं, अलग अलग आकृतियां बनती हैं। थार के मरुस्थल में जब तेजी से हवाएं चलती हैं, उन हवाओं के कारण जो मिट्टी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के गिरती है। अब जिस स्थान से मिट्टी उठाई वहां पर तो क्या बन गया? खड्डा। और जिस स्थान पर ले जाकर के मिट्टी गिराई वहां पर क्या बन गया? एक टीला बन गया। तो इस प्रकार कुछ विशेष आकृतियां बनती हैं। क्या बनती हैं? विशेष आकृतियां बनती हैं, और उन आकृतियों को अपन क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। वैसे तो बहुत सारी आकृतियां बनती हैं, लेकिन मुख्य तौर पर केवल 3 प्रकार की आकृति प्रसिद्ध है। कितनी आकृतियां? 3 प्रकार। कौन कौन सी है? सबसे पहली है अनुप्रस्थ। क्या है? अनुप्रस्थ। नंबर 2 अनुप्रस्थ
तेतली। और नंबर 3 बरखान। नंबर 3 क्या है? बरखान। अब तीनों के बारे में समझो। अनुप्रस्थ हवा की दिशा के, हवा की दिशा के समानांतर, और ये बनते हैं हवा की दिशा के समकोण। नंबर 3 ये होते हैं अर्ध चंद्राकार। दूसरा नाम दे देते हैं इनको प्यालेनुमा। क्या नाम देते हैं? प्यालेनुमा। ध्यान से समझना, अनुप्रस्थ हवा की दिशा के समानांतर, यानी इस तरह से जो स्तूप बनते हैं वो क्या बनते हैं? क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ स्तूप कहलाते हैं। दूसरा है अनुदैर्ध्य, हवा की दिशा के समकोण, यानी इस तरह से जो स्तूप बनते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य स्तूप कहते हैं। तीसरा है अर्धचंद्राकार यानी प्यालेनुमा। प्यालेनुमा यानी इस तरह से कैसे होगा? अर्धचंद्राकार यानी इस तरह से प्यालेनुमा। ये जो आकृति बनती है सबसे अधिक घातक यानी हानि पहुंचाने वाली आकृति कौन सी है? यही है। हानि कैसे पहुंचती है वो सुनो ध्यान से, कि जैसे बारिश होती है हाल में मुश्किल, अपन सब जानते हैं रेतीली जो मिट्टी है उसकी एक विशेषता होती है, सर्दियों में सबसे अधिक ठंडी होती है और गर्मियों में सबसे अधिक गर्म होती है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, जब भी बारिश आती है, सर्दियों के टाइम की बात करें अपन, तो बारिश होती है, तो बारिश में जैसे इस आकृति में इस प्रकार की आकृतियां बहुत सारी हैं आगे मुश्किल। अब अगर बारिश होती है तो बारिश का पानी यहां पर गिरा बारिश का पानी, अब यहां पर पानी इकट्ठा हो गया। क्या हो गया? पानी इकट्ठा हो गया। अब इस पानी को न तो इधर निकलने के लिए जगह है और न ही इधर, क्योंकि दोनों तरफ क्या है? ऊंचाई। अब ये जो पानी क्या होता है, रात्रि के समय तो जब ठंड पड़ती है तो जम जाता है, और जब दिन में धूप निकलती है तो क्या हो जाता है? पिघल जाता है। तो इस प्रकार की कुछ अस्थायी झीलें बनती हैं। क्या बनती हैं? अस्थायी झीलें बनती हैं। भाई अस्थायी है कि नहीं? अस्थायी, रात्रि में जम गई और दिन में वापस से पिघल गई। तो इन अस्थायी झीलों को अपन क्या कहते हैं? टाट या रन। क्या बोलते हैं? टाट या रन बोलते हैं। रन ये तो नाम हो गया इसका भूगोल की भाषा में, टाट या रन, ये तो क्या हो गया? भूगोल की भाषा में इसका नाम हो गया। लेकिन यदि हम चर्चा करें इसको अपनी साधारण बोलचाल की भाषा में तो उसका नाम हो जाएगा दलदली भूमि। क्या हो जाएगा? दलदल। क्या हो जाएगा? दलदल। कैसे? वो भी सुनो ध्यान से। दलदल कैसे भाई? पानी जब बीच में इकट्ठा हुआ तो पानी तो जमीन को सोख लेना चाहिए, इस मिट्टी को सोख लेना चाहिए, लेकिन क्यों जम कैसे गए? पानी इकट्ठा क्यों हुआ? जमीन सोख लेनी चाहिए इसको। लेकिन जैसे अपन गांव में कभी कभार देखते हैं, जैसे एक स्थान पर बारिश आती है, पानी इकट्ठा हो गया। अब पानी इकट्ठा होने के बाद एक बारिश में जो पानी है वो जमीन सोख लेती है, लेकिन जब दूसरी बार उसी स्थान पर बारिश होती है तो कई बार देखते हैं कि अपन वो पानी है वो सूख नहीं पाता है। क्यों नहीं पाता है? क्योंकि उस जो जमीन है, जो पानी वाली जमीन है, उसके नीचे एक पपड़ी सी जम जाती है। क्या जम जाती है? पपड़ी सी जम जाती है, इसलिए वो पानी है वो जमीन में नहीं जा पाता है। इसलिए वो भूमि क्या कहलाती है? दलदली भूमि। यानी वहां पर क्या बन जाता है? दलदल ही दलदल बन जाता है, इसलिए उसको अपन क्या कहते हैं? दलदली
भूमि कहते हैं। भूगोल की भाषा में इस समस्या को अपन नाम दे रहे हैं, तो ये जो समस्या है इसको बोलते हैं अपन सेन की समस्या। क्या नाम देते हैं इसको? सेन की समस्या नाम देते हैं। और इस सेन की समस्या का समाधान करने के लिए जिप्सम धातु का प्रयोग किया जाता है। कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? जिप्सम धातु का प्रयोग किया जाता है। समझा गई बात? तो सबसे अधिक हानि कौन से स्तूपों से होती है? इन बर्खान स्तूपों से होती है। समझा गई बात? उसके बाद ये तो हो गई इस थार के मरुस्थल, यानी जो मरुस्थल ये भाग है इसकी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता चर्चा करें अपन तो नाम आता है मावट। इसी का दूसरा नाम है महावट। नाम तो शायद सबने सुना होगा, मावट। ठीक है, यानी शीतकाल में भूमध्य सागर से, कौन से सागर से? भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभों से, इससे पश्चिमी विक्षोभों से राजस्थान के इस रेगिस्तानी भाग में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। दोबारा सुनना ध्यान से। शीतकाल में सर्दी की जो ऋतु आती है, उस सर्दी की ऋतु में भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभों से इस रेगिस्तानी क्षेत्र में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। समझा गई बात? यह है दूसरी विशेषता इस भाग की, नाम है मावट। उसके बाद तीसरी चर्चा करेंगे अपन, एक नाम आता है चंदन नलकूप। क्या नाम है? चंदन नलकूप। चंदन नलकूप इसी रेगिस्तानी भाग में स्थित है। इसको अपन थार का गढ़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? थार का गढ़ा कहते हैं। क्यों कहते थार का गढ़ा? इसके पीछे भी एक कारण है। कारण यह है कि ये चंदन नलकूप 2,22,300 कितना? 2,22,300 लीटर, 2,22,300 लीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी निकालता है। निकालता है 2,22,300 लीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये पानी निकालता है। दूसरी बात है इसकी कि रेगिस्तानी क्षेत्र में यह एकमात्र मीठे पानी का स्रोत है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? थार का गढ़ा कहते हैं। तीसरी विशेषता की है समगाम। जैसलमेर जिले का ये गांव है जो पूर्णतया वनस्पति रहित है। क्या है? पूर्णतया वनस्पति रहित है। तात्पर्य क्या हुआ इसका? इसका अर्थ यह हुआ कि किसी प्रकार की कोई वनस्पति यहां पर मौजूद नहीं। इसके बाद आगे वाली विशेषता है लाठी रेंज। लाठी रेंज यह एक भूगर्भीय जल पट्टी है, जहां काफी मात्रा में मीठा पानी मौजूद है। ये जैसलमेर के मोहनगढ़ से लेकर जैसलमेर शहर तक
लेकर जैसलमेर तक पाकिस्तान की सीमा के बिल्कुल सहायक यह लाठी रेंज पाई जाती है, भूगर्भीय जलपट्टी। और इस भूगर्भीय जलपट्टी में राजस्थान की सुप्रसिद्ध घास, क्या नाम है, सब जानते होंगे, क्या नाम है, सेवण घास। ये सेवण घास इसी लाठी रेंज में पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक चर्चा और करें अपन, जो आगे विशेषता है, नाम है कुबड़ पट्टी। क्या नाम है, कुबड़ पट्टी। अपन सब जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि जो दलदली भूमि बनती है, उस दलदली भूमि में जो कि अपन सब जानते हैं कि ये अपने जो थार के मरुस्थल की भूमि है, और मरुस्थल किसका से है, महासागर का। और महासागर का पानी कैसा होता है, खारा होता है। अब उसका जो खारापन है वो अपनी इस जमीन में भी मौजूद है, इसलिए यहाँ पर दलदली भूमि बनती है, इसको अपन बोलते हैं स्नेम की समस्या। इस दलदली भूमि के कारण कई ऐसी भूमि है जो कृषि योग्य बिल्कुल भी नहीं रहती, जमीन है वो ऐसे उबड़ खाबड़ बन जाती है। कैसे बन जाती है, उबड़ खाबड़। कुबड़ नाम इसको इसलिए दिया गया क्योंकि ऊंट के ऊपर तो इस तरह की आकृति होती है, इसको बोलते हैं कुबड़। तो जमीन है वो इस दलदली भूमि के कारण इस तरह की भूमि में बन जाती है, इसलिए इसको कुबड़ पट्टी के नाम से जाना गया। ये जो कुबड़ पट्टी है, ये कुबड़ पट्टी नागौर जिले और अजमेर जिले में मुख्य तौर पर पाई जाती है। कौन कौन से जिलों में पाई जाती है, नागौर और अजमेर जिले में पाई जाती है। इसके अलावा एक विशेषता और है, आकल गांव। कौन सा गांव है, आकल गांव। यहां पर जैसलमेर जिले का ये गांव है। चूंकि अपन सब जानते हैं कि ये जो थार का मरुस्थल है ये करोड़ों वर्ष पुराना है कि नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी उसके साथ ही कुछ कई हजारों वर्षों बाद इस 33 महासागर का निर्माण हुआ। क्योंकि अब यह सूख चुका है, क्योंकि अपन सब जानते हैं करोड़ों वर्ष पुराना है। अब करोड़ों वर्ष पुराना है तो जाहिर सी बात है उसकी जमीन जब खुदाई होगी, और खुदाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब हवाएं चलती हैं यहां पर तेज तो मिट्टी को उड़ा करके अपने साथ ले जाती है, तो खड्डा तो वैसे ही बन गया वहां पर। अब उन गहरे खड्डों में कई हमें अवशेष मिलते हैं। क्या मिलते हैं, कई अवशेष मिलते हैं। उन्हीं अवशेषों का संरक्षण करने के लिए जैसलमेर जिले के इस आकल गांव में एक फॉसिल पार्क की स्थापना की गई है। कौन से पार्क की, फॉसिल पार्क। फॉसिल पार्क क्या है, अवशेष। क्या आता है, अवशेष, यानी फॉसिल पार्क की यहां पर स्थापना की गई। इस फॉसिल पार्क की स्थापना करने के पीछे उद्देश्य क्या है, जो करोड़ों वर्ष पुराने अवशेष हमें थार के मरुस्थल से प्राप्त होते हैं, उन मरुस्थल प्राप्त हुए अवशेषों का इस पार्क में संरक्षण किया जाता है। यह है अपना राजस्थान का पहला भाग, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय